नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन। पिछले लेक्चर्स में हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को पढ़ रहे थे। उसी दौरान हमने हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को गहराई से समझा, उसे हमने करीब से जाना। अब हम एक नए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नया नहीं है हमारे लिए। हमने इसके पहले आज तक जितने भी प्रोग्राम बनाए उन सभी प्रोग्राम्स के अंदर हमने इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का बखूबी इस्तेमाल किया। हर प्रोग्राम के अंदर हमने इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया, पर हम इसे कभी भी पूरी तरह से नहीं जान पाए, इसे हम करीब से समझ नहीं पाए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड की बात करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम हैश इंक्लूड के ऊपर रोशनी डालेंगे, इसके अलग अलग राजों से पर्दा उठाएंगे साथियों। अब साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, बिल्कुल नन्हा सा प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंदर आप अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, फिर stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। और ऐसा हम आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए थे, लगभग सभी प्रोग्राम के अंदर हम लोग ऐसा करते आए थे। सभी प्रोग्राम्स के अंदर हमने यहाँ ऊपर सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ था। तो क्या होता है इस तरह से हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने से, और क्यों करते हैं हम ऐसा? तो दोस्तों, जब कभी भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब कभी भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस प्रोग्राम को लिखते समय हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे हम इनबिल्ट फंक्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब उन फंक्शंस को हम तभी हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकेंगे जब हम उन फंक्शन से जुड़ी हुई हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकेंगे। और इन हेडर फाइल्स के अंदर सिर्फ फंक्शंस ही नहीं होते दोस्तों, इनके अंदर कई सारे मैक्रो डेफिनेशंस भी होती है जिनकी हमें प्रोग्राम के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो यहाँ पर ये जो हैश इंक्लूड है ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है साथियों? तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब होता है प्री प्रोसेसर को दिशा दिखाने वाला, जो प्री प्रोसेसर का मार्गदर्शन करे, जो प्री प्रोसेसर को कुछ रास्ता दिखाए, यानी कि किस तरह का मार्गदर्शन प्री प्रोसेसर का ये करने वाला है। तो हमने जब लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, तो इसका मतलब हमने प्री प्रोसेसर से कह दिया कि हे प्री प्रोसेसर, मेरे प्रोग्राम के अंदर इस हेडर फाइल को शामिल कर लेना जिसका नाम है stdio। फिर जब हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, तो यहाँ पर हमने प्री प्रोसेसर से ये गुजारिश कर डाली कि हे प्री प्रोसेसर, मेरे प्रोग्राम के अंदर ये हेडर फाइल जो है conio नाम की, इस हेडर फाइल को तू शामिल कर लेना। अब हेडर फाइल को शामिल करने से क्या होगा? तो दोस्तों, हेडर फाइल को शामिल करने से ये होगा कि इस stdio नाम की हेडर फाइल के अंदर मौजूद जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस के डिक्लेरेशन हैं और जितनी भी मैक्रो डेफिनेशंस हैं, वो सारी की सारी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। मतलब अब हम stdio हेडर फाइल से जुड़े हुए जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शन जिनके प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन stdio हेडर फाइल के अंदर रखे हुए हैं, उन सभी फंक्शंस को या उन सभी मैक्रोस को जिनकी डेफिनेशन stdio हेडर फाइल में रखी हुई है, तो उन सभी मैक्रो को, उन सभी फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने इस फंक्शन का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है printf।
और ये printf फंक्शन किस हेडर फाइल के साथ जुड़ा हुआ है, stdio हेडर फाइल के साथ। इस फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो stdio हेडर फाइल के अंदर रखा हुआ है। उसी तरह से आप देख सकते हैं clr scr फंक्शन का और get ch फंक्शन का भी हमने यहाँ बड़ी ही बेबाकी से इस्तेमाल किया है। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं, ये कौन सी हेडर फाइल के अंदर इन दोनों फंक्शंस की डिक्लेरेशन है दोस्तों, कोनियो हेडर फाइल के अंदर। तो इस तरह से ये तो कुछ चंद फंक्शंस हैं, कई सारे फंक्शंस हैं ऐसे जिन्हें ये हेडर फाइल्स सपोर्ट करती है, और उन फंक्शंस का यदि हम हमारे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इन हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना होगा। और इंक्लूड किस तरह से कर पाएंगे, इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करके, जो कि है हैश इंक्लूड। अब आओ साथियों, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के सभी जरूरी पहलुओं पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। हैश इंक्लूड इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज यूज्ड टू इंक्लूड अ हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि हैश इंक्लूड एक ऐसा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसकी मदद से हम किसी हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में शामिल कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी राइट द स्टेटमेंट हैश इंक्लूड stdio.h inside angular bracket, then it causes the entire contents of the header file stdio to be inserted into our source code। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जब हम इस तरह से लिखते हैं हैश इंक्लूड फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर stdio.h, तो ऐसा लिखने पर क्या होता है, तो ऐसा लिखने पर यह होता है कि हमारा जो सोर्स कोड होता है उस सोर्स कोड के अंदर जब वो सोर्स कोड से एक एक्सपांडेड सोर्स कोड बनता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी प्रोग्राम हम पहले टाइप करते हैं उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और कंपाइलर से भी पहले प्री प्रोसेसर हमारे सोर्स कोड पर काम करता है और फिर एक्सपांडेड सोर्स कोड जनरेट करता है। तो जब एक्सपांडेड सोर्स कोड जनरेट होगा तब हमारे उस एक्सपांडेड सोर्स कोड के अंदर stdio हेडर फाइल के अंदर मौजूद जितना भी कंटेंट होगा वो सारा ही कंटेंट हमारे प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा। यानी कि एक्सपांडेड सोर्स कोड के अंदर stdio हेडर फाइल का सारा कंटेंट आ चुका होगा। व्हाट इज इनसाइड ए हेडर फाइल, हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, तो जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, there are some functions and macro definitions that we need frequently in our programs that we write। तो यहाँ कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी मैक्रो डेफिनेशंस होती हैं जिनकी ज़रूरत हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर पड़ती रहती है। Prototypes of frequently needed functions and macro definitions can be stored in a header file। अब जो फ्रिक्वेंटली नीडेड फंक्शंस हैं इनके प्रोटोटाइप्स और मैक्रो डेफिनेशंस, इनको एक हेडर फाइल के अंदर रख दिया जाता है। इनको कलेक्ट करके हेडर फाइल्स के अंदर रख दिया जाता है। दिस हेडर फाइल्स आर इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग ऑफ आवर प्रोग्राम। और फिर हम क्या करते हैं कि जिस भी फंक्शन की ज़रूरत होती है या जिस भी मैक्रो की हमें ज़रूरत होती है उनसे जुड़ी हुई हेडर फाइल को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर हम शामिल कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन फाइल्स को हेडर फाइल नाम से क्यों जाना जाता है, ये उपाधि इन्हें क्यों मिली है। बिकॉज व्हेन वी इंक्लूड ए हेडर फाइल इट्स कंटेंट्स गो टू हेड ऑफ आवर प्रोग्राम्स दैट वी राइट। तो होता यह है कि जब हम किसी हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, और आमतौर पर हम सबसे ऊपर ही हमारी हेडर फाइल को हमेशा इंक्लूड करते हैं, तो इसके जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो हमारे प्रोग्राम के हेड में होते हैं, मतलब सबसे ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। तो इसीलिए इसे हेडर फाइल कह दिया जाता है। इट इज़ कॉमन फॉर द हेडर फाइल्स टू हैव अ .h एक्सटेंशन। तो आप आमतौर पर देखेंगे कि जो भी हेडर फाइल हम लिखते हैं तो उसे .h एक्सटेंशन के साथ लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं stdio, तो हम सिर्फ stdio नहीं लिखते हैं, .h भी पीछे लगा देते हैं। तो आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि हेडर फाइल्स को .h एक्सटेंशन के साथ हम लिखते हैं। तो ये .h
यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये डॉट एच रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये एक हेडर फाइल है। दिस डॉट एच एक्सटेंशन स्टैंड्स फॉर द हेडर फाइल। पर हाँ, ऐसा हमेशा ही होता है। अब ये चीज़ दोस्तों कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करती है। हो सकता है कि किसी कंपाइलर में आपको डॉट एच एक्सटेंशन ना लिखना पड़े, सीधा आप हेडर फाइल का नाम लिख दें। पर हाँ, जहाँ अभी हम टर्बो के कंपाइलर के हिसाब से जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमेशा जब हम किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो डॉट एच एक्सटेंशन के साथ इंक्लूड करते हैं। पर ये चीज़ कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकती है साथियों, इसलिए आप इसे एज ए रूल बना कर ना चले कि हाँ डॉट एच एक्सटेंशन तो हमेशा लगता ही होगा। ये चीज़ कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। अब आओ साथियों, कुछ हेडर फाइल्स के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। stdio.h prototypes of standard input-output functions are stored in this header file. For example, printf, scanf, getS, putS, etc. तो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं उनके प्रोटोटाइप्स इस हेडर फाइल में रखे होते हैं, जैसे कि printf, scanf, getS, putS। तो ये कुछ फंक्शंस तो हमने कई बार इस्तेमाल किए हैं। इनमें से कुछ फंक्शंस तो आमतौर पर हम हर प्रोग्राम में ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे printf, scanf तो आपने देखा होगा कि लगभग हर प्रोग्राम में ही हमने यूज़ किया था। math.h prototypes of mathematics related functions are stored in this header file. For example, abs, floor, sqrt, pow, etc. तो ये मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शंस है दोस्तों। तो जो मैथ्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनकी भी एक सी के अंदर हेडर फाइल है जिसको कहते हैं math.h। तो जब भी ये मैथ्स से रिलेटेड फंक्शंस हमें अगर हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो हमें math.h हेडर फाइल को शामिल करना होगा। इसके अंदर कई सारे मैथ्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं। हम कभी इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम math.h से रिलेटेड जो कुछ खास फंक्शंस हैं उनका जिक्र करेंगे, उन्हें समझने की हम कोशिश करेंगे। string.h ये हेडर फाइल तो हमने काफ़ी गहराई से डिस्कस भी की है। इसके कई सारे फंक्शंस हमने यूज़ भी किए हैं जब हमने स्ट्रिंग को पढ़ा था। प्रोटोटाइप्स ऑफ स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस आर स्टोर्ड इन दिस हेडर फाइल। फॉर एग्जाम्पल strlen, strcpy, strrev, etc. तो string.h हेडर फाइल के अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनके प्रोटोटाइप्स पड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है strlen जो कि स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के काम आता था। strcpy जिसकी मदद से हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करते थे। strrev जिसकी मदद से हमने स्ट्रिंग को रिवर्स किया था। और भी कई सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जो कि इस हेडर फाइल में समाये होते हैं। अब साथियों, जैसा कि आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम आपकी निगाहों के सामने है। अगर हम इस प्रोग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट करें तो हम देख सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब हम अगर हमारे इस प्रोग्राम को देखें तो 8 लाइन के अंदर ये पूरा प्रोग्राम हमारा सिमट गया है। अब हमने जब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो आफ्टर कंपाइलेशन जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इसने कंपाइल की वो की हैं 465 लाइंस, 465 लाइंस इसने कंपाइल की। तो ये इतनी सारी लाइंस कैसे हो गई? तो दोस्तों हुआ क्या कि ये जो हमारा सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड को पहले पास किया गया प्री प्रोसेसर के पास। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर ये सोर्स कोड है। अब ये जो सोर्स कोड है ये पहले गया होगा प्री प्रोसेसर के पास। फिर प्री प्रोसेसर ने क्या किया कि ये जो दोनों हेडर फाइल्स हैं stdio और conio, इन दोनों ही हेडर फाइल्स के जो कंटेंट्स थे वो कंटेंट्स हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल कर दिए। यानी कि जब एक्सपांडेड सोर्स कोड हमें मिला तो उसके अंदर stdio और conio हेडर फाइल्स के कंटेंट भी हमारे
प्रोग्राम के अंदर शामिल हो गए थे, जिससे कि आप देख सकते हैं इतनी सारी लाइंस हमारे प्रोग्राम के अंदर और आपको नज़र आ रही है। तो दोस्तों देखने को तो हमारा प्रोग्राम यहाँ हमें दिखता है 8 लाइन का। अगर हम सोर्स कोड को देखें तो इस सोर्स कोड के अंदर 8 लाइन है, पर कंपाइलेशन के बाद हमें दिखा रहा है कि यहाँ 465 लाइंस को यहाँ कंपाइल किया गया है, 465 लाइंस को यहाँ पर कंपाइल किया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब आपको अब ज़रूर मिल गया होगा दोस्तों। अब साथियों यहाँ पर हैश इंक्लूड स्टेटमेंट को लिखने के भी हमारे पास 2 तरीके होते हैं। जैसे कि पहला तरीका अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ये वाला पहला तरीका है। तो मान लीजिए हम string.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले लिखा हैश इंक्लूड, फिर एंगुलर ब्रैकेट, आप देख सकते हैं ये एंगुलर ब्रैकेट, ये वाला और ये वाला, इनको एंगुलर ब्रैकेट भी कहा जाता है। और इन एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में हमने लिख दिया हमारी हेडर फाइल को, string.h, ये हमने यहाँ पर हमारी हेडर फाइल लिख दी। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका कौन सा है, तो दूसरा तरीका ये वाला है। तो इस दूसरे तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड, जो कि हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड, और फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने लिख दिया है string.h। तो आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ से ये डबल इन्वर्टेड कोमा है, और इसके बीच में हमने हमारी हेडर फाइल को लिख दिया string.h। तो कौन सा तरीका सही है, तो दोस्तों दोनों ही तरीके एकदम जायज़ हैं। ये वाला तरीका भी जायज़ है, ये वाला तरीका भी बिल्कुल जायज़ है। पर क्या इनके दरमियान कोई डिफरेंस होता है, क्या कुछ फ़र्क पड़ता है ऐसा लिखने पर या ऐसा लिखने पर, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा फ़र्क पड़ता है। आइए उस फ़र्क के बारे में भी हम जान लेते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए हमने लिखा है हैश इंक्लूड string.h, तो ऐसा लिखने पर क्या होगा, दिस कमांड विल सर्च फॉर द फाइल string.h in the current directory as well as in the specified list of directories as mentioned in the include search path। तो जब हम इस तरह से किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, मतलब हैश इंक्लूड लिखते हैं और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम उस हेडर फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा हुआ है string.h। तो ऐसा लिखने पर क्या होगा, तो ऐसा लिखने पर जो हेडर फाइल है उसे कहाँ सर्च किया जाएगा, तो उसे सर्च किया जाएगा पहले तो करंट डायरेक्टरी के अंदर। अब करंट डायरेक्टरी का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो करंट डायरेक्टरी का मतलब होता है वो डायरेक्टरी जिसके अंदर आप आपके सोर्स कोड को आपने सेव किया है, जिस डायरेक्टरी में आपने आपके प्रोग्राम को सेव किया है, तो उसे हम कह रहे हैं यहाँ पर करंट डायरेक्टरी। तो पहले आपकी हेडर फाइल को कहाँ ढूंढा जाएगा, तो पहले आपकी हेडर फाइल को करंट डायरेक्टरी में ही ढूंढा जाएगा, यानी कि उस डायरेक्टरी के अंदर ढूंढा जाएगा जिसके अंदर आपका सोर्स कोड आप सेव कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए करंट डायरेक्टरी में आपकी हेडर फाइल नहीं मिली, भाई हेडर फाइल को करंट डायरेक्टरी में ढूंढा गया पर ये जो हेडर फाइल थी ये करंट डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं थी, फिर क्या होगा, तो फिर इसे ढूंढा जाएगा इन द स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज। अब स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज क्या होता है, तो दोस्तों स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज यानी कि वो लिस्ट है ये डायरेक्टरीज की जिसे इंक्लूड सर्च पाथ के अंदर मेंशन किया है। मतलब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जिन जिन भी डायरेक्टरीज के अंदर हमारी हेडर फाइल्स रखी हुई हैं उन डायरेक्टरीज की जो लिस्ट होती है उसे हम मेंशन कर देते हैं, एक उनका हम पाथ दे देते हैं जिसे हम कहते हैं इंक्लूड सर्च पाथ। तो उस पाथ के ज़रिए कंट्रोल इन डायरेक्टरीज तक पहुंच जाता है और फिर इन स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज के अंदर हमारी इस हेडर फाइल को ढूंढा जाता है। यानी कि जब हम लिखेंगे हैश इंक्लूड डबल इन्वर्टेड कोमा में string.h, तो इसका मतलब ये होगा कि इस string.h हेडर फाइल को पहले तो करंट डायरेक्टरी में ढूंढा जाएगा और फिर अगर करंट डायरेक्टरी में ये हेडर फाइल नहीं मिली तो स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज में ढूंढा जाएगा जिसका कि सर्च पाथ यहाँ मेंशन किया जाता है।
तो ये सर्च पाथ कहाँ पर मेंशन किया जाता है, अभी ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इन बातों को हम प्रैक्टिकल के ज़रिए भी अभी समझ लेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। अब आओ साथियों, दूसरे तरीके पर भी रोशनी डाल लेते हैं। तो दूसरा तरीका कुछ इस तरह से है। पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और फिर उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं उस हेडर फाइल का नाम जिस हेडर फाइल को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल करना चाहते हैं। तो आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए, तो उनके अंदर हमने जब कभी भी किसी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल करना मुनासिब समझा था, तो हमने एंगुलर ब्रैकेट्स का ही इस्तेमाल किया था साथियों। तो ऐसा करने पर क्या होगा, और जो पहले वाला तरीका है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होंगे, इनके दरमियान क्या डिफरेंस होंगे, उन अंतरों पर भी हम अभी नज़र डालेंगे। दिस कमांड विल सर्च फॉर द फाइल string.h in the specified list of directories as mentioned in the include search path। तो ये कमांड क्या करेगी, तो ये कमांड इस हेडर फाइल को सर्च तो करेगी, पर सर्च कहाँ करेगी, सर्च करेगी इन द स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एज मेंशन्ड इन द इंक्लूड सर्च पाथ। तो सिर्फ उन्हीं स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज में इस हेडर फाइल को सर्च किया जाएगा जिन्हें इंक्लूड सर्च पाथ में मेंशन किया गया है। मतलब यहाँ पर करंट डायरेक्टरी में हेडर फाइल को सर्च नहीं किया जाएगा, हेडर फाइल को सिर्फ कहाँ सर्च किया जाएगा, स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज के अंदर जिनका कि इंक्लूड सर्च पाथ मेंशन किया हुआ है। अब आओ साथियों, इन दोनों ही तरीकों को निगाहों के सामने रखकर इनके दरमियान जो अंतर है उन अंतर को हम समझ लेते हैं, उस डिफरेंस को हम समझ लेते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यहीं का यहीं। तो अगर हम पहले वाले तरीके की बात करें, यानी कि ये वाला तरीका जिसके अंदर हम हेडर फाइल का नाम डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखते हैं, तो ऐसा करने पर क्या होगा, तो ऐसा करने पर ये होगा कि ये जो string.h हेडर फाइल है इसे सर्च किया जाएगा करंट डायरेक्टरी में भी, यानी कि उस डायरेक्टरी में भी जिसमें हम हमारे सोर्स कोड को सेव कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, और स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज में भी सर्च किया जाएगा जिसका इंक्लूड सर्च पाथ मेंशन किया जाता है। जो भी इंक्लूड सर्च पाथ मेंशन किया गया है स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज का, उन डायरेक्टरीज में भी सर्चिंग की जाएगी और करंट डायरेक्टरी में भी सर्चिंग की जाएगी। अब ये वाला जो तरीका है जिसके अंदर हम हेडर फाइल के नाम को एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने पर ये जो हेडर फाइल है ना दोस्तों string.h, इस हेडर फाइल को सर्च किया जाएगा पर स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज में ही सर्च किया जाएगा। यहाँ करंट डायरेक्टरी में इस हेडर फाइल को सर्च नहीं किया जाएगा, यानी कि करंट डायरेक्टरी का मतलब उस डायरेक्टरी में सर्च नहीं किया जाएगा इस हेडर फाइल को जिसमें हम हमारे सोर्स कोड को सेव कर रहे हैं, सिर्फ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज में ही यहाँ सर्चिंग की जाएगी। अब इस डिफरेंस को और गहराई से समझने के लिए हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने टर्बो C++ की IDE यहाँ पर ओपन करी है। तो अब यहाँ से हम इंक्लूड सर्च पाथ को कैसे देख सकते हैं, तो ये जानने के लिए हम जाएंगे ऑप्शंस पर। तो ऑप्शंस पर हम आए, फिर ऑप्शंस पर आने के बाद हम आएंगे यहाँ डायरेक्टरीज़ के अंदर। आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने ऑप्शन पर क्लिक किया तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्टरीज़ देख पा रहे होंगे, एक पूरी लिस्ट खुल गई जिसमें डायरेक्टरीज़ नज़र आ रहा है। अब इस डायरेक्टरीज़ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही इस डायरेक्टरीज़ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है इंक्लूड डायरेक्टरीज़, और इंक्लूड डायरेक्टरीज़ के अंदर एक पाथ लिखा हुआ आ रहा है C:/turboc3/ फिर है इंक्लूड। तो ये पाथ क्या बताता है, तो दोस्तों पाथ ये वो रास्ता बता रहा है जिस रास्ते के ज़रिए हेडर फाइल तक पहुंचा जा सकता है। मतलब जो यहाँ हमारी जो हेडर फाइल्स हैं वो कहाँ रखी हुई है, C ड्राइव के अंदर
एक फ़ोल्डर बना है टर्बो C3 नाम का। फिर उस फोल्डर में भी जब जाएंगे तो फिर एक और फोल्डर बना हुआ है इंक्लूड नाम का, और फिर इस फोल्डर में हमारी सारी की सारी हेडर फाइल्स मौजूद हैं वहाँ पर। तो ये पाथ तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, पर ये पाथ आप अपने मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो भी पाथ आप सेट करें तो पहले ये तय कर लें कि क्या उस पाथ के ज़रिए उन हेडर फाइल्स तक पहुंचा जा सकेगा जिन हेडर फाइल्स को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल करना चाह रहे हैं। क्योंकि गलत पाथ देने पर हेडर फाइल को नहीं ढूंढा जा सकेगा और एरर आएगी दोस्तों। तो आप यहाँ पर पाथ जब भी सेट करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो पाथ सही तो है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आप मल्टीपल पाथ्स भी दे सकते हैं। मल्टीपल पाथ्स यानी कि हो सकता है कि अलग अलग फोल्डर्स में आपने हेडर फाइल्स को रखा हुआ हो। तो मल्टीपल पाथ्स देने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी डिफरेंट पाथ है वो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे ये पहला पाथ है, फिर आप यहाँ सेमीकोलन लगा दें, फिर इसके बाद आप आगे दूसरा पाथ दे दें, और अगर और भी ज़्यादा पाथ हैं तो हर एक पाथ को आप सेमीकोलन से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल पाथ्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब आइए दोस्तों इस बात की तसल्ली कर लें कि जो भी पाथ अभी हमने देखा था इंक्लूड सर्च पाथ हमारे टर्बो C++ के IDE के अंदर, उस पाथ पर हेडर फाइल्स रखी हुई है या नहीं। तो वो जो पाथ था वो था कुछ इस तरह से, पहले C ड्राइव में जाना है, तो हम ये यहाँ पहले C ड्राइव में आ गए दोस्तों। अब C ड्राइव में आने के बाद आप देख रहे होंगे टर्बो C3 नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। तो वहाँ पाथ में भी जब हमने देखा था तो पाथ कुछ ऐसा ही था, C ड्राइव, फिर C ड्राइव से जाना था हमें टर्बो C3 के अंदर। तो टर्बो C3 फोल्डर यहाँ पर है। अब देखते हैं इस टर्बो C3 के अंदर इंक्लूड फोल्डर तक हमें जाना है। तो अब इंक्लूड फोल्डर पर हम जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही टर्बो C3 फोल्डर को यहाँ मैंने ओपन किया तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंक्लूड फोल्डर है। अब इस इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर सारी की सारी हेडर फाइल्स हमारी रखी हुई हैं। तो चलते हैं इंक्लूड फोल्डर के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही इंक्लूड फोल्डर के अंदर हम आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी हेडर फाइल्स आपको नज़र आ रही होंगी। देखते हैं हमारी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हेडर फाइल है stdio, उस पर हम नज़र डालते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रही stdio हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल का हमने काफ़ी धड़ल्ले से हर प्रोग्राम में लगभग इस्तेमाल किया है। ये रही हमारी वो हेडर फाइल stdio। और इसी तरह से बाकी की हेडर फाइल्स भी आप देख सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग हेडर फाइल को हमने यूज़ किया था जब हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए थे, स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस यूज़ किए थे जैसे strlen, strcpy। तो वो सारे फंक्शंस हम इसी हेडर फाइल की मदद से यूज़ कर पाते थे। तो ये रही string.h हेडर फाइल दोस्तों। तो यहाँ पर वो हेडर फाइल्स मौजूद हैं जिन्हें हम हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। अब साथियों जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा है जिसके अंदर एक कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग को हमने इनिशियलाइज करवाया है इंडिया, और फिर आगे जाकर इस printf के अंदर हम strlen फंक्शन को यहाँ यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रिंग str की लेंथ को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर हम strlen फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो strlen फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल करना होगा स्ट्रिंग हेडर फाइल को। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा है #include, फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है string.h। तो इस तरह से हमने यहाँ पर string.h को हमारे प्रोग्राम में शामिल करने की यहाँ पर कोशिश की है #include प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से। अब होगा क्या दोस्तों, तो अब होगा ये कि यहाँ पर हमने हेडर फाइल को लिखा है एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में। ज़रा ध्यान दीजिएगा, एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में लिखा है। तो दोस्तों इसे एंगुलर ब्रैकेट में लिखने से क्या होगा, तो एंगुलर ब्रैकेट में लिखने से ये असर होगा कि इस string.h हेडर फाइल को कहाँ ढूंढा जाएगा, इस string.h हेडर फाइल को ढूंढा जाएगा इन द स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज जिनका पाथ यहाँ सेट किया गया है। ये वाला जो इंक्लूड सर्च पाथ के अंदर जो पाथ सेट किया गया है वहाँ इस हेडर फाइल को ढूंढा जाएगा। और सिर्फ इसी हेडर फाइल को नहीं, stdio, conio और string तीनों ही हेडर फाइल्स को इसी फोल्डर के अंदर ढूंढा जाएगा, इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर।
जो कि सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 के अंदर मौजूद है। तो ऐसा क्यों होगा? इसी पाथ पर क्यों यहाँ इन हेडर फाइल्स को ढूंढा जा रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं इन हेडर फाइल्स को जब हमने h इंक्लूड के साथ लिखा है तो एंगुलर ब्रैकेट के दरमियान ही लिखा है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है। तो सिर्फ यहीं इन हेडर फाइल्स को ढूंढा जाएगा। करंट डायरेक्टरी के अंदर इन हेडर फाइल्स को नहीं ढूंढा जाएगा। करंट डायरेक्टरी कौन सी है दोस्तों? तो ज़रा देखिए, हमने इस प्रोग्राम को सेव किया है program.c नाम से। तो आप करंट डायरेक्टरी यहाँ से देख सकते हैं, फाइल में गए, सेव एज में गए। अब ज़रा देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे नीचे, तो ये करंट डायरेक्टरी है, सी, फिर उसके अंदर टर्बो C3, फिर उसके अंदर बिन। तो यहाँ बिन के अंदर हमारा ये प्रोग्राम सेव हुआ है program.c, ये करंट डायरेक्टरी है। तो हम तसल्ली भी कर सकते हैं इस बात की यहाँ पर। तो साथियों आप देख सकते हैं हम सी ड्राइव के अंदर हम टर्बो C3 फोल्डर के अंदर अब जा रहे हैं। ये रहा हमारा टर्बो C3 फोल्डर। अब इसके अंदर हम जाते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, टर्बो C3 फोल्डर के अंदर जब हम आए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिन नाम का फोल्डर बना हुआ है, ये रहा। अब इस बिन नाम के फोल्डर के अंदर हम जाते हैं। अब दोस्तों हम बिन नाम के फोल्डर के अंदर आ गए। अब हम देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम यहाँ मौजूद है क्या। तो ये रहा दोस्तों, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारी जो करंट डायरेक्टरी है, इस प्रोग्राम के लिए जो करंट डायरेक्टरी है वो कौन सी हो गई दोस्तों? ये बिन, टर्बो C3 फोल्डर के अंदर बिन, और टर्बो C3 है सी ड्राइव के अंदर। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा पाथ। तो क्योंकि हमने हेडर फाइल्स को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा है दोस्तों, तो इस बिन नाम के फोल्डर में यहाँ हेडर फाइल को सर्च नहीं किया जाएगा। हेडर फाइल्स को सिर्फ सर्च किया जाएगा इन द स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, जिनका कि हमने इंक्लूड सर्च पाथ वहाँ देखा था अभी। अब आइए दोस्तों इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। तो हमने कंपाइल किया, तो कंपाइल करने पर कोई भी एरर नहीं आई। इसका मतलब इन हेडर फाइल्स को ढूंढ लिया गया है, इन हेडर फाइल्स तक कंट्रोल पहुंच गया है। अब रन करके देखते हैं। तो रन करने पर हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है 5। अब इन हेडर फाइल्स को दोस्तों हमारा ये जो इंक्लूड सर्च पाथ है, इस पाथ से हम हटा देंगे। हम इस फोल्डर से, इस इंक्लूड फोल्डर से हम किसी एक हेडर फाइल को हटा कर देखते हैं। इस हेडर फाइल को हम करंट डायरेक्टरी में रख देंगे और इस इंक्लूड फोल्डर से हटा देंगे। तब देखते हैं कि क्या होता है। अब दोस्तों हम सी ड्राइव के अंदर आ गए हैं और टर्बो C3 फोल्डर के अंदर आ गए हैं, और अब यहाँ से आप देख सकते हैं हम इंक्लूड फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो हमारी एक हेडर फाइल है string.h, उस हेडर फाइल को यहाँ से हम कट कर लेंगे, मतलब यहाँ से हम हटा देते हैं उसको। तो ये रही हमारी string.h, ये रही यहाँ पर। अब इस हेडर फाइल को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसे कट किया। अब कट करके हम इसे एक दूसरे फोल्डर में रख देते हैं। ये जो बिन फोल्डर है इसके अंदर हम रख देते हैं। और याद करिएगा दोस्तों, बिन फोल्डर हमारा वही फोल्डर है जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम भी हमने सेव किया था। ये रहा program.c। अब इसी फोल्डर के अंदर, इसी को हम करंट डायरेक्टरी भी कह रहे थे दोस्तों, तो इसी करंट डायरेक्टरी के अंदर ही, इसी फोल्डर के अंदर ही हम string.h हेडर फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमने इस string.h हेडर फाइल को इंक्लूड फोल्डर से कट कर लिया और बिन फोल्डर में लाकर पेस्ट कर दिया है दोस्तों। और अब आप देख सकते हैं ये हेडर फाइल string.h और जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम जिसका हमने नाम दिया था, ये दोनों ही सेम फोल्डर में आ गए हैं, बिन फोल्डर में आ गए हैं। अब देखते हैं कि ऐसा करने से हमारे प्रोग्राम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क हमें नज़र आता है। अब साथियों हम हमारे प्रोग्राम के अंदर आ गए हैं। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो साथियों जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो आप देख सकते हैं एक एरर यहाँ हमें नज़र आ रही है, एक एरर ये हमें दिखा रहा है।
तो ये एरर क्यों आ रही है यहाँ पर? तो ये एरर आप देख सकते हैं, बता रहा है इस लाइन में आ रही है, अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल string.h। कह रहा है कि मुझे string.h हेडर फाइल मिली ही नहीं। अब string.h हेडर फाइल क्यों नहीं मिली? क्योंकि दोस्तों ज़रा देखें यहाँ पर, हमने इस string.h हेडर फाइल को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था, और अगर हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब इस हेडर फाइल को सिर्फ और सिर्फ कहाँ सर्च किया जाएगा? इस हेडर फाइल को सर्च किया जाएगा यहाँ इस सर्च पाथ पर, यानी कि C ड्राइव के अंदर, टर्बो C3 के अंदर इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर इसे सर्च किया जाएगा। पर अब इस इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर string.h हेडर फाइल तो है ही नहीं। string.h हेडर फाइल को हमने कहाँ रख दिया है? बिन फोल्डर के अंदर रख दिया है, जो कि हमारी करंट डायरेक्टरी भी है। तो अब हम इस प्रोग्राम में छोटा सा चेंज करते हैं। अब ज़रा देखिए, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं इनकी जगह पर लगा देते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा। तो ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों? अब ऐसा करने से ये फ़र्क पड़ेगा कि इस string.h हेडर फाइल को कहाँ ढूंढा जाएगा? तो इस string.h हेडर फाइल को अब ढूंढा जाएगा स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज में, तो ढूंढा जाएगा ही, पर साथ ही साथ करंट डायरेक्टरी में भी ढूंढा जाएगा। और करंट डायरेक्टरी कौन सी है दोस्तों? बिन। और ज़रा याद करिए, बिन ही के अंदर तो हमने string.h हेडर फाइल को कॉपी कट करके पेस्ट किया था। तो अब ज़रा देखते हैं अब एरर आती है क्या। तो जब हम इसे कंपाइल करते हैं तो अब एरर नहीं आती दोस्तों। तो अब एरर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि string.h हेडर फाइल यहाँ मिल गई है। कहाँ मिली है? करंट डायरेक्टरी में मिल गई है, बिन फोल्डर के अंदर मिल गई है। क्योंकि इस बार डबल कोट्स के अंदर हमने string.h हेडर फाइल को लिखा था, तो इसे करंट डायरेक्टरी में भी ढूंढा गया, जो कि है हमारा बिन फोल्डर। इसलिए इस बार कोई एरर नहीं आई। जबकि जब हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर string.h हेडर फाइल को लिखा था तब एरर आई थी। तो साथियों, अब आप दोनों ही तरीकों में फ़र्क को साफ साफ महसूस कर पा रहे होंगे। अब साथियों, आपके जहन में अक्सर ये सवाल आपको कचोटता होगा कि क्या इन हेडर फाइल्स के अंदर हम जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जिन्हें हम कई दफ़ा इस्तेमाल करते आए हैं, उन फंक्शंस के सोर्स कोड हम देख सकते हैं क्या? उन फंक्शंस की पूरी डेफिनेशन हम देख सकते हैं क्या? अब जैसे मान लीजिए आपकी हेडर फाइल है ये stdio.h। तो अगर इस हेडर फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, हम इसे ओपन करते हैं। हम इसको ओपन करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ हम करते हैं, और ओपन विथ करके हम नोटपैड के अंदर इसको ओपन कर सकते हैं। तो हमने राइट क्लिक किया और फिर हमने ओपन विथ करके इसको नोटपैड के अंदर हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने नोटपैड के अंदर ओपन किया तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ इस हेडर फाइल की पूरी कहानी नज़र आ रही है। पूरा लेखा जोखा इस हेडर फाइल का हमें नज़र आ रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो भी फंक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे stdio हेडर फाइल से जुड़े हुए फंक्शन आपने इस्तेमाल किए, जैसे printf और scanf फंक्शन तो आपने कई दफ़ा इस्तेमाल किए। तो वो जो printf और scanf फंक्शन की डेफिनेशंस है ना, उनके जो सोर्स कोड है ना दोस्तों, वो सोर्स कोड आप इन हेडर फाइल्स के अंदर जाकर भी नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं ना, इन्हें क्या किया जाता है कि इनके जो सोर्स कोड होते हैं उसे पहले ही कंपाइल कर लिया जाता है। भाई दोस्तों, सीधी सी बात है, ये जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं इनकी ज़रूरत तो प्रोग्रामर को बार बार पड़ेगी। वो बार बार इन्हें अपने प्रोग्राम्स में शामिल करेगा। जैसे अगर हम printf की ही बात करें तो printf फंक्शन को भी प्रोग्रामर बार बार शामिल करता ही है अपने प्रोग्राम के अंदर। इसीलिए क्या किया जाता है कि वक्त ज़ाया ना हो, वक्त को बचाने के लिए इन इनबिल्ट फंक्शंस को पहले ही कंपाइल्ड फॉर्म में ही यहाँ रखा जाता है। मतलब कंपाइल्ड फॉर्म मतलब जिसका सोर्स कोड हमारे पास नहीं है, इन्हें ऑलरेडी कंपाइल करके रख दिया गया है। और आखिरी वक्त में क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होने ही वाला होता है, उस वक्त इनका ये जो कंपाइल्ड फॉर्म होता है, जिसे .obj फाइल भी कहते हैं, जिसका एक्सटेंशन .obj होता है, तो कंपाइल्ड वर्जन को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक कर दिया जाता है।
तो फिर हेडर फाइल्स के अंदर क्या रखा होता है? तो दोस्तों हेडर फाइल्स के अंदर ये जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं इनके प्रोटोटाइप डिक्लेरेशंस रखे होते हैं। आप प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन यहाँ देख पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग इस वक्त देख सकते हैं इस stdio.h हेडर फाइल के अंदर ही यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आपके पसंदीदा फंक्शन printf का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ये रहा। तो ये डिक्लेरेशन हो गया। तो ऐसे जितने भी stdio.h हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं उन सभी के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। स्कैनएफ का ढूंढते हैं आइए, तो देख सकते हैं दोस्तों आप इस वक्त ये रहा स्कैनएफ फंक्शन, इसे हमने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो ये स्कैनएफ फंक्शन का डिक्लेरेशन यहाँ पर रखा हुआ है, ये printf फंक्शन का डिक्लेरेशन यहाँ पर रखा हुआ है। इनके प्रोटोटाइप डिक्लेरेशंस यहाँ पर सिर्फ मौजूद हैं। इनके सोर्स कोड, इनकी पूरी डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड आप नहीं देख पाएंगे। और इन्हें ऑलरेडी कंपाइल्ड करके क्यों रखा जाता है? ताकि वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि जिस चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना ही है दोस्तों तो उसे बार बार कंपाइल करके वक्त क्यों ज़ाया करना। इन्हें ऑलरेडी कंपाइल फॉर्म में रख देते हैं ताकि समय बचता है और एग्जीक्यूशन से पहले इनके कंपाइल्ड वर्जन को लिंक कर दिया जाता है हमारे प्रोग्राम के साथ। हो सकता है दोस्तों अभी भी कुछ सवालात आपके जहन में उठ रहे हो, आपके जहन को हो सकता है परेशान कर रहे हो। तो इन सवालों के जवाब आपको पूरी तरह से ही मिल जाएंगे जब आगे जाकर आप कंपाइलेशन का पूरा प्रोसेस समझेंगे। आगे जाकर जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे कंपाइलर डिज़ाइन। वहाँ वो पूरा का पूरा जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है उसे गहराई से समझते हैं, तब एक एक बात जहन में क्लियर हो जाती है साथियों। ठीक है दोस्तों, अब इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।